नमस्कार, मैं ऋषभराज सिंह और आप सभी का स्वागत है हम संवेद के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासियों पर अत्याचार के मामले चरम पर हैं। हाल ही में गुना में हुई महिला के साथ बर्बरता ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। इन्हीं मसलों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास साथ हैं आदिवासी समुदाय के चर्चित युवा चेहरे, पेशे से डॉक्टर और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। भूरिया जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार का एक ट्रेंड बना हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जिस तरह से जो भी शोषित वर्ग है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, उनके साथ ये अत्याचार कम होने का नाम नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका मेरे को जो दिखती है कि जितने भी अपराधी वर्ग हैं, जितने भी बाहुबली लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। नहीं तो अगर पुलिस ठाने और सरकार ठाने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की इतनी हिम्मत हो या कोई इतना बेखौफ हो जाए कि किसी भी हद तक जा रहा है। जैसे गुना का मामला आपने अभी नाम लिया, निश्चित तौर पर ये पूरे देश का मामला बन गया, क्योंकि पहली बार लगा कि किस तरह से अगर कोई एक आदिवासी बहन या महिला अपना एक खेत जोतने जाती है और वहां पर जो दबंग रहते हैं वो पहले उसको डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं, फिर उस पर कैरोसिन छिड़क कर उसको जला दिया जाता है और साथ में उसका वीडियो भी बनाया जाता है। मतलब उनके जहन में कहीं भी डर नहीं था कि हमको पुलिस वाले या प्रशासन की तरफ से किसी तरह से हम पर कार्रवाई होगी। और ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है। हम शुरुआत करते हैं नेमावर से शुरू करते हैं। नेमावर कांड हुआ, नीमच कांड हुआ, खंडवा का हुआ, खरगोन का हुआ, सिवनी का कांड हुआ और अब गुना का। इसमें सब में आप पैटर्न देखोगे, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इसमें लिप्त हैं। सिवनी का तो सबसे हाल ही उदाहरण है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता साफ पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वो एसपी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये मंशा इनकी नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ है कि किस तरह से हम आदिवासी वोट बैंक लें और हमारा काम हो जाए। हम बस चेहरे के नाम पर, टोकन के नाम पर कि हम आदिवासियों को मौका दे रहे हैं, पर असलियत में आदिवासी का भला बिल्कुल नहीं कर सकते। जी विक्रांत, अगर आप कह रहे हैं कि ये आदिवासियों का भला बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो अभी जैसे राष्ट्रपति इलेक्शंस हैं, बीजेपी एनडीए ने अपना कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, आदिवासी महिला है, काफी संघर्षित उनका जीवन रहा है, तो क्या आदिवासी समाज को पहली बार मौका मिला राष्ट्रपति पद के लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा एक ही चीज मानना है, सिर्फ आदिवासी को बनाना है इसलिए हम आदिवासी को बना रहे हैं, या उसमें इतनी प्रतिभा है, इतनी कार्यक्षमता है कि वो जुझारू है कि अब उस जिस समाज से उसको लाया जा रहा है उसके लिए वो लड़ाई लड़ सकती है। हकीकत ये है कि मुर्मू जी बहुत सम्मानीय हैं, पर ये हकीकत है कि आज तक 22 साल के राजनीतिक करियर में, जिसमें वो खुद मंत्री नहीं, विधायक नहीं, गवर्नर नहीं, हकीकत ये है कि उन्होंने अपने आदिवासी भाइयों के लिए अपने गांव में बिजली तक लाने का प्रावधान नहीं कर पाए। अब अगर हम ऐसी महिला को जो अपने गांव के लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है, हम सोच रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासियों की लड़ाई लड़ लेगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो क्या आदिवासी समाज में उनकी उम्मीदवारी को लेकर खुशी नहीं है? देखिए, आदिवासियों में इस चीज की खुशी है, मैं भी खुश हूँ कि पहली बार आदिवासी समुदाय से किसी को मौका मिला है। पर अगर हम किसी को जिसमें टैलेंट नहीं है, जिसमें प्रतिभा नहीं है, वहां उस पद की गरिमा रखने या उस पद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए डिजर्व नहीं करता है, अगर आप उसको बिठा देंगे तो क्या वो धृतराष्ट्र जैसे नहीं बन जाएगा? और अगर वो आंखों पर पट्टी बांध कर आदिवासियों का शोषण होते हुए देखता रहेगा, उनको सुविधाएं नहीं दिलाएगा, तो क्या वो आदिवासी समाज के लिए सही है? नहीं। और इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर सही में बीजेपी को किसी को बनाना है, उम्मीदवार बनाना है, तो किसी को भी लेकर आए। और मैं तो बोलता हूं मध्य प्रदेश से लाकर दीजिए। मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी है, पूरे देश में। और मध्य प्रदेश का अगर कोई आदिवासी चेहरा आगे आता है तो ये कहीं ना कहीं समाज भी इसको बहुत ताकत से और अच्छे परिप्रेक्ष्य में लेगा। पर इन्होंने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज करा और आज के समय में आदिवासियों के अधिकार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जैसे गुना वाले मसले में 6 बीघा की जमीन थी उसके पास, ये जमीन किसने दी थी?
ये जमीन दी थी कांग्रेस का जब शासन था, देवेश सिंह जी ने ये पट्टे बांटे थे पूरे मध्य प्रदेश में। अब ये नए अधिकार देना तो छोड़ दीजिए, जो पुराने अधिकार है उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हैं, सिस्टम में रहने के बाद भी। और मुझे नहीं लगता कि जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है मुर्मू जी, वो ये सब कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने उनका इतिहास देखा है, वो सरकार के खिलाफ लड़ने का या फिर अपने लोगों को अधिकार दिलाने के ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं जो हमारे सामने। बात अगर मध्य प्रदेश में आदिवासियों की की जाए तो आदिवासियों का उत्पीड़न तो सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन खासकर इसमें भी देखा जाए तो पार्टिकुलरली महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा है। जैसे गुना में भी महिला के साथ हुआ, उसके एक दिन बाद देवास की घटना आ जाती है, उसमें भी महिला के साथ मारपीट और बर्बरता की गई। लेकिन इसमें एक बारीक अंतर है कि जैसे गुना में उच्च जाति दबंगों ने मारपीट किया, आग जलाया, लेकिन यहाँ जो है उनके घर के लोग भी शामिल थे, गांव के लोग भी शामिल थे। तो ये समाज को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी समाज में कुरीति होगी, उसके खिलाफ हम ताकत से लड़ेंगे। 2018 में मैंने पूरी 300 किलोमीटर की पदयात्रा करी थी, आदिवासी जागरण पदयात्रा करी थी, और उसमें आदिवासी कुरीतियों के पर भी हमने प्रहार करा था कि किस तरह से हमें कुरीतियां दूर करना चाहिए। और बात यहाँ पर ये समाज की बात नहीं बची है, अब बात क्या बची, क्या अपराधियों में खौफ बचा है सरकार का या सिस्टम का। आज अगर कोई वो किसी भी समाज से हो, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, एससी समाज से हो, ओबीसी से हो, जनरल समाज से हो, यही सबसे बड़ा सवाल है कि उनमें खौफ क्यों नहीं बचा है। अगर सरकार और पुलिस सही समय पर डंडा चलाना सीखे और गलत व्यक्ति को गलत कहना सीखे और सही व्यक्ति को सही कहना सीखे, मुझे नहीं लगता इस तरह का हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी ये संदेश देते हैं, इन्होंने जितने भी कांड हुए, इन्होंने बोला कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उनको फांसी की सजा दिलाएंगे। मैं पूछता हूँ, आज कितने लोगों को फांसी की सजा हुई? एक को भी नहीं, बल्कि और ये बचाने में लग गए। बड़े बड़े इनसे जश्न करवा लो। 13 करोड़ ट्राइबल सब प्लान का जो आदिवासी का पैसा था, जो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा में जाना था आदिवासियों के लिए, वो उनको भीड़ इकट्ठा करने में 13 करोड़ रुपए फूट दिए हमारे। तो ये सीधे सीधे दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। इनको कोई भी मतलब नहीं कि आदिवासी का अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। टोकनिज्म के नाम पर, सिंबोलिज्म के नाम पर सिर्फ उनको चेहरा बना दिया जाएगा, किसी को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, किसी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। पर उनमें से जो इनके पुराने नेता हैं, उनमें से कितने लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये सबके सामने जज आए हैं। आदिवासी यूथ की जब बात होती है तो खासकर आदिवासी छात्र ये कहते हैं कि वजीफा जो उनको दिया जाता है उसमें 2-3 साल से वजीफा पेंडिंग है। इसके लिए छात्रों के लिए आप लोग विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। आज युवाओं के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये अग्निवीर जैसे नए नए योजनाएं लाते, पर लोगों के युवाओं के भविष्य के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। इनका चुनाव निकल जाए 4 साल में, उसके बाद फिर कोई शगुफा लेंगे। भ्रष्टाचार, व्यापम जैसा इतना बड़ा कांड जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य पूरा चौपट कर दिया गया। साफ साबित हो गया कि खुद इनके गोविंद सिंह राजपूत जी जो उनके मंत्री हैं, उनके कॉलेज से पेपर लीक हुआ है, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। युवा पढ़ेगा तो जाएगा कहाँ? स्कॉलरशिप इतने लंबे समय से इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, और बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये सब जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई चरम पर जा रही है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। धर्म के बारे में बात करना चाहते हैं, और जानबूझकर ये लोगों को धर्म की तरफ इसलिए ले जाते हैं कि मैं मानता हूं किसी भी धर्म को किसी से कोई चिंता नहीं है। अगर आपकी युवा पीढ़ी शिक्षित नहीं हो पाई, सबसे ज्यादा उससे चिंता है, क्योंकि वो फिर सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने युवाओं को शिक्षित और रोजगार देना पड़ेगा, शिक्षित बनाना पड़ेगा, ताकि समाज के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है वो खुद निर्धारित कर सके। आदिवासियों के मान सम्मान और गौरव की जब बात आती है तो सत्ता पक्ष का कहना यह होता है कि कांग्रेस इन्हें आज तक दोयम दर्जे के रूप में देखती रही, लेकिन हम तो इनका सम्मान करते हैं। और जैसा साहब जी के लिए अमित शाह आए हुए थे जबलपुर में, वो भोपाल में आए आदिवासियों के कार्यक्रम में, आदिवासी गौरव के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ भोपाल आए थे। उसी प्रकार सीएम ने आदिवासी योद्धाओं के वीरों के नाम पर कुछ स्टेशनों के नाम रखा, टंडिया मामा बिल के
के नाम पे रखा गया। तो इसको ये सरकार आदिवासियों के मान सम्मान का बढ़ावा देगी, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे एक चीज बताइए, किसी व्यक्ति का नाम बदलने से अगर उस पर होने वाला शोषण या अत्याचार खत्म हो जाता है, तो ये देश में अत्याचार पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुका होता है। और यही चीज मैं बताना चाहूंगा, ये टोकनिज्म की राजनीति कर रहे, नाम बदलने की राजनीति कर रहे। आपने हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रख दिया, क्या इससे आदिवासियों के रहने के स्तर में, उनके स्वास्थ्य के स्तर में, उनकी शिक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। क्या उन पर मध्य प्रदेश में उन पर अत्याचार बंद हो गए? आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है जिसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और सबसे ज्यादा नाम परिवर्तित भी मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो इनकी करनी और इनकी कथनी में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। और यही कारण है कि आज हमारा आदिवासी युवा आंदोलित हो रहा है और ये चीज समझ रहा है कि सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े आयोजन कर दिए और बड़े बड़े जबलपुर में भी करा, मैंने देखा था। वहां इनके खुद के जो मंत्री थे विजय शाह जी को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, हकीकत बता रहा हूं, खुद मंत्री को नहीं चढ़ने दिया गया आदिवासियों के कार्यक्रम में। तो ये क्या है कि आदिवासी का सम्मान कर रहे हैं? भोपाल में दूर दूर से लोगों को लेकर आए, पता चला उनको ये नहीं पता कि वो किस कार्यक्रम में आए, लोगों को भीड़ इकट्ठा करनी। 13 करोड़ रुपए जो ट्रैवल सब प्लान का आदिवासी विकास के लिए उपयोग होना था, वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में, आवाजाही में पूरी तरह से उड़ा कर रख दिया। इन चीजों से बिल्कुल परिवर्तन नहीं आने वाला। और क्योंकि ये आदिवासियों को समझते नहीं है, उनकी जरूरतों को समझते नहीं है, ये सोचते हैं कि हम आदिवासियों को लॉलीपॉप देंगे, वो चढ़कर हमारी गोद में बैठ जाएंगे, तो ये बहुत बड़े मुकाबले में ये वही आदिवासी है जो अंग्रेजों से भी नहीं दबाता। और आज भी अगर ये दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ हम पर थोपने की कोशिश करेंगे, तो हम पुरजोर तरीके से पूरे सब संगठित होकर इस चीज का विरोध करेंगे। गुना कांड की पीड़िता से को आप लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? मैं आज ही उनसे मुलाकात की, आज बर्न वार्ड में थी। उनको क्योंकि बर्न वार्ड में जाना अनुमति नहीं रहती, और क्योंकि मैं डॉक्टर को मैं समझता हूँ क्रॉस इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा डर रहता है, और 80% वो स्थिति होती है जिसमें आप सीधे बॉर्डर पर हो कि कब आप इस तरफ चले जाओ, कब इस तरफ आ जाओ। उनके जो पति हैं अर्जुन और उनके बेटे पप्पू हैं, सहेलियां, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनको हमने हर उनकी मदद कर रहे हैं, कुछ हमने अलग से भी उनको मदद करी है। और कोशिश यही है कि हमने भी आज सरकार से यही मांग करी है कि आप इनको सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ 80% में बचने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। आपको जब तक इनको आप दिल्ली या हायर सेंटर पर नहीं भेजेंगे, तब तक इनके बचने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आज वो बिलक बिलक कर रो रहे थे, उनके पति और बच्चे, परिवार पूरा डर में है। अगर ये वीडियो उसका बाहर नहीं आता, ये चीज बाहर नहीं पता, लेकिन पता चला वो दबंग कब का इस चीज को दबा देते, क्योंकि वो इतने उनमें इतना सक्षम नहीं है और वो कि किसी का आवाज उठा सके। तो ये तो सही समय पर दिग्विजय सिंह जी ने इसमें हस्तक्षेप करा और उनको जो भी उपचार चाहिए था वो उपलब्ध करवाया। और हमने भी आज शिवराज सिंह चौहान जी से ये मांग करी है कि एक तो जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि डर बनना चाहिए अपराधियों में। दूसरा, उनको 50 लाख तक का मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरा, उनका इलाज के लिए बाहर उनको ले जाना चाहिए, ताकि उनका सही इलाज हो सके। दिल्ली जहां भी ले जाना चाहिए, पर उनको ले जाना चाहिए ताकि उनको सही इलाज मिल सके। जी, आदिवासी समाज वोट बैंक का एक मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव अगले साल। तो आदिवासी समाज के बीच क्या स्थिति है? जैसे 2018 में हमने देखा कि आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट तो किया था, लेकिन सरकार अभी कांग्रेस की नहीं। क्या 2023 में आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ, आदिवासी समाज के लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे या फिर? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने हमेशा शोषितों की लड़ाई लड़ी और ये लगातार लड़ी है और लड़ती भी रहेगी। और जो आज समाज में आक्रोश है, जिस तरह से उनकी जो अधिकार मिलना चाहिए, हम पैसा की बात कर ले, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर ले, वन अधिकार की बात कर ले, जन जंगल जमीन की बात कर ले, इन सब मुद्दों को पूरा करने के लिए कांग्रेस लगातार इतने सालों से संघर्ष करती आई है। और बीजेपी ने क्या करा, पूरा प्राइवेटाइजेशन के हाथों सब कुछ सौंप दिया। आज मध्य प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, सारी बिजली पूरी आप अदानी को दे रहे हैं,
उसको पूरा टेक ओवर करने देंगे, धीरे धीरे आप पूरी खदानें भी उनको टेक ओवर करवा देंगे, धीरे धीरे सब कुछ उद्योगपतियों को दे देंगे। तो ये जो कैपिटलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का भूत है बीजेपी के सर पर, ये आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये आदिवासी बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। जब विधायक भी बिक रहे थे, आदिवासी विधायक नहीं बिके, सिर्फ एक को छोड़ दे बिसावलाल जी को, बाकी एक भी आदिवासी विधायक नहीं बिका, क्योंकि हम जानते हैं हमें सम्मान की भावना है और उसके लिए अगर हमको आगे तक लड़ना पड़े, भले हमको कुछ नहीं मिले, पर कांग्रेस हमारी मां है और हम ताकत से उसके साथ में आखिरी तक रहेंगे। बहुत शुक्रिया विक्रांत। आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार हम फिर मिलेंगे देश दुनिया के नए ज्वलंत मुद्दों के साथ, किसी नई हस्तियों के साथ। धन्यवाद।